हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस CGBSE में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं गणित विषय का प्रथम अध्याय है जो गणित के इतिहास है उससे आपको परिचय कराने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों के पास भी ऐसे ही पुस्तक होगा, तो नहीं होगा तो आप लोग बिल्कुल व्यवस्था करके आगे के पाठों का अध्ययन इन चैनल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय में है गणित का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स। देख लीजिए गणित का इतिहास। ठीक है, इकाई एक है गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ, ठीक ठीक बता पाना कठिन है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गणित का इतिहास बहुत ही पुराना है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है बहुत सारे जीवाश्म विज्ञानियों ने खोज करके बताया है। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण के लिए वहाँ पे पढ़ देता हूँ। उदाहरण के लिए जीवाश्म विज्ञानियों ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकेरे चट्टानों की खोज की जिसमें खुरच कर बनाए गए ज्यामिति पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गणित का इतिहास बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व पहले इजिप्ट के लोगों ने ज्यामिति स्थानिक आकृतियों का प्रदर्शन किया। तो देखिए बहुत पहले 5000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो गणित का जो इतिहास है कहा जा सकता है कि बहुत ही पुराना है। हड़प्पा सभ्यता तो आप लोगों ने सुना होगा, उस समय भी गणितीय पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उस समय जो गलियों का निर्माण हुआ था वहाँ पे यहाँ समकोण पर बनाई गई गलियाँ कई ज्यामितीय आकारों जैसे घन, घनाभ, बेलन, त्रिभुज का मिलना यह संकेत देता है कि उस समय के लोगों का गणित बहुत ही विकसित था। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि गणित का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस प्रकार देख लीजिए आप, यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। तो यहाँ पे जो निर्माण हुआ है वो गणितीय पैटर्न के आधार पे ही हुआ है। समकोण कहीं पे शंकु, कहीं पे घनाभ, कहीं पे बेलन। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि गणित का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, गणित के इतिहास, हिस्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स अध्याय 1 गणित का इतिहास है ना। तो देख लीजिए गणित के बारे में क्या कहा गया है। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी है किसका, विज्ञान और तकनीकी का। गणित के बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी का आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो गणित ही क्या है, विज्ञान और तकनीकी का मेरुदंड है। और वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगत ने लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मनियो यथा तद वेदांग शास्त्रम गणितम मूर्धन्य स्थितम। अर्थात सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा तथा सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्थान है गणित का हमारे शास्त्रों में। जिस प्रकार से मोर के सिर पे उसका शिखा रहता है, सर्प के फन पे उसका मणि सुशोभित होता है, इसी प्रकार से सभी वेदांग शास्त्रों में गणित को शीर्ष स्थान पे रखा गया है। ठीक है, गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्या है अंकगणित। अंकगणित गणित की प्रमुख शाखा है। ठीक है, अंकगणित जो है इसकी क्या है, प्रमुख शाखा है। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में मतलब एक खंड होता है, खम शब्द का प्रयोग किया गया है। खम शब्द का तात्पर्य होता है आकाश तथा शून्य भी होता है। पहले के लोग जब शून्य को लिखना नहीं जानते थे तो उसे खम शब्द से परिचित होते थे। ठीक है, तो खम का अर्थ होता है आकाश और शून्य भी होता है। तो पहले के जो वेद ऋषि वगैरह थे ना, वो लोग सब खम को शून्य के रूप में जानते थे। ठीक है, इस प्रकार से शून्य के आविष्कार हुआ है। और इसके और आगे के देखेंगे तो बहुत सारे जो व्याकरणाचार्य है ना, वो लोगों ने इसकी संकल्पना वगैरह की थी, है ना। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि ग्रीसमस ने किया था, इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। तो कहा जा सकता है कि वैदिक ऋषि ग्रीसमस ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और इसके संकलन में मतलब सोचने वाले कौन कौन थे, पाणिनि और पिंगल। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीसमस ऋषि थे उन्होंने इसका क्या किया, आविष्कार किया। आगे जाके जब आधुनिक गणित बना तो उसमें आर्यभट्ट ने शून्य की
खोज की है। ठीक, उनको एक चिन्ह दिया गया। तो इस प्रकार से शून्य का आविष्कार आपको देखने को मिलता है। भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्याएं। भारतीय अंकों का विकास क्रम निम्नानुसार हुआ है। पहले खरोष्ठी प्रणाली आई थी 34 शताब्दी से पूर्व में, और ब्राह्मी प्रणाली 3री शताब्दी, ग्वालियर प्रणाली, देवनागरी प्रणाली। देवनागरी अभी 11वीं शताब्दी है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा देवनागरी प्रणाली। ठीक है, और अभी जो चल रहा है वो क्या है, आधुनिक प्रणाली। ठीक, इसमें आधुनिक में जैसे आप लोग अंकों का पढ़ते हैं ना चिन्हों के साथ, यही आधुनिक है। ठीक, इससे पहले जो था वो क्या था, देवनागरी प्रणाली। ठीक है, यजुर्वेद संहिता रामायण तथा उसके बाद धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10 की घात 53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे 10 की घात 53 तक की जो संख्याएं हैं उनको क्या क्या नाम दिए गए। न्यूनतम 10 की घात 11 को न्यूनतम बोला गया। उत्संग 10 की घात 21 को उत्संग हेतु हिलम 10 की घात 31, नित्र वाद्यम 10 की घात 40, तलक्षणा को 10 की घात 53 से शो करते थे, मतलब जानते थे वो लोग। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए बीज गणित। बीज गणित को अव्यक्त गणित भी कहा जाता है, मतलब बीज गणित में अव्यक्त ज्ञात राशि की बात की जाती है, इसलिए बीज गणित को अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। ठीक है, आपके पास पुस्तक है, इसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रेखा गणित। रेखा गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि अपने देश में वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव पड़ गई थी। वैदिक गणित जो है बहुत ही पौराणिक है। ठीक है, जिसको स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने लिखा है। ठीक है, रेखा गणित का इतिहास है बहुत पुराना है, जिस समय जो रचयिता थे बौधायन, आपस्तम्भ, कात्यायन, मानव, मैत्रेयन आदि के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो बौधायन कौन है आप लोगों को पता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पाइथागोरस प्रमेय आया था, लेकिन उससे पहले जो उसकी जो संकल्पना की थी वो कौन थे? बौधायन जी थे। बौधायन ने ही उस जो पाइथागोरस जी ने प्रमेय दिया था उसका जो आधारशिला बौधायन जी ने रखा था, और वो कहाँ से थे? हमारे भारत से थे बौधायन। ठीक है, तो इतिहास पे दृष्टि डालेंगे पता चलेगा। एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आप लोगों को पाइथागोरस पता होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बौधायन जी ने यहाँ पे प्रमेय दिया था, उसको आगे बढ़ा के आधुनिक गणित में पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस का प्रमेय दिया था। ठीक है, बौधायन जी ने दिया था। इसके आगे देखा जाए तो पाई का भारतीय इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, आर्यभट्ट ने दिया था पाई का जो आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, पहले गणितज्ञ किए थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिचित मान निकाला था। दोस्तों, आप लोग पाई चिन्ह से परिचित होंगे। पाई का जो चिन्ह क्या होता है? ये पाई है। ठीक है, इस चिन्ह को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये क्या था? 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुना करें और उसमें 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा, अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होगी। मतलब पाई को कैसे शो किया गया? परिधि बट्टी व्यास, जिसमें परिधि किसको माना गया है? 62,832 लगभग है ना, और ये 20,000 से इसको क्या किया? भाग देगा। तो जो पाई का मान क्या है? 3.1416, जो दशमलव के 4 स्थानों तक आज भी सही है। आप लोग गणित में इसका उपयोग आगे करेंगे। पाई का जो मान होता है लगभग 3.1416 होता है। ठीक है, भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई का मान दिया है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो हमारे जो भारतीय गणित हैं बहुत ही पौराणिक है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ही ऐसे हैं जो वैदिक गणित का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। ठीक है, मतलब उनको लिखा गया था। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र दिए हैं और 13 उपसूत्र दिए हैं। ठीक है, आगे आप लोग इस पुस्तक को अच्छे से पढ़िएगा तो और आपको जानकारी मिलेगा। तो इसके बाद लास्ट में यहाँ पे है आपका प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने क्या किया था? वैदिक गणित का आविष्कार किया था। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर भी आता है। वराहमिहिर ने क्या किया था? पंच सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फोट सिद्धांत दिया था। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि दिया था, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की थी।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश तथा शून्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बताया था मैंने, कम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तलक्षणा शब्द के लिए 10 की खातिरपन संख्या हेतु प्रयोग किया गया था। वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में दिया था। खाली स्थान को अव्यक्त गणित कहा जाता है, तो हमने बताया था बीज गणित को अव्यक्त गणित कहा जाता है। वैदिक गणित में कितने सूत्र होते हैं? 16 सूत्र होते हैं। ठीक है। और इस तरह और आगे के प्रश्न है, आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं, शून्य का आविष्कार, वर्णांक पद्धति, बौधायन प्रमेय। तो ये सब आप लोगों को इस बुक से मिल जाएगी, इनके यहाँ जो उत्तर है। ठीक है। तो आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इसको आप लोग याद करेंगे और आगे के आपके प्रश्नों को याद करके बिल्कुल आप लोग एग्जाम में इसका हल दे सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल देखेंगे कि क्या है, आगे क्या है, बीजांग। ठीक है। कल आप लोगों को बीजांग से परिचित कराया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।